अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों हम लोग महाटीईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और उसमें भी इंग्लिश ग्रामर के जो तो मैं रोज़ एक लेक्चर या एक पेपर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। आज हम लोग 2013 का एक क्वेश्चन पेपर अपलोड डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वह तो आप लोग एक नोटबुक साथ लेके रखिए, जो ज़रूरी चीज़ें वो एक तो लिख लीजिए, या फिर ये जो इसकी पीडीएफ जो जनरेट होगी ना, वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसकी जो मार्किंग की गई है या जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, मतलब टॉपिक भी कराने वाला हूँ। तो टॉपिक कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, टाइम टेबल वगैरह बताऊंगा उसका। आज हम लोग 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट का 2013 का है। 13, 14, 15 ऐसे करके पेपर फर्स्ट खत्म करेंगे, फिर पेपर सेकंड पे जाएंगे हम लोग। और जो भी बच्चे देख रहे हैं तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट सेकंड का कुछ है नहीं। यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है ना, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है, 19-20 है। तो मतलब दोनों को ही प्रैक्टिस के लिए दोनों ही चीज़ें सही है। तो दोनों ही आप लोग जो भी आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो या सोशल साइंस हो या मैथ साइंस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो आप क्या कीजिए, सबको सॉल्व कर दीजिए। 19-20 का फर्क है थोड़ा हल्का सा, वो भी वोकेबलरी को लेकर है, ग्रामर को लेकर तो कुछ फर्क है ही नहीं वैसे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज 13 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ फॉर्म है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव चूज करना है और ये स्टेटमेंट दिया है, व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो बच्चों ये जो सेंटेंस दिया है ना, इसमें दो इवेंट एक के बाद एक दी है, मतलब दो मौजू एक के बाद एक हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जो पास्ट टेंस में दो इवेंट एक के बाद एक होते हैं ना, तो जो पहले हुआ मतलब जो पहले हो चुका हुआ रहता है ना, वो परफेक्ट टेंस होता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है। जैसे कि यहाँ पर दो दो एक्शन एक के बाद हुए ना, व्हेन वी रीच द स्टेडियम है ना, जब हम पहुंचे है ना, द प्लेयर डैश, तो यहाँ पर पहले से कुछ हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है कि प्लेयर जा चुके हैं। तो जो जो इवेंट पहले होता है तो वो परफेक्ट टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए यहाँ पर हैड गॉन नहीं, हैड गॉन। तो प्लेयर जा चुके थे, उसके बाद में वो वहाँ पे रीच हुए, ऐसा इसका मतलब है। तो ये हमेशा V2 आता और ये परफेक्ट टेंस आता ना, यहाँ पे हैड आता और उसके साथ V3 आता हमेशा। तो याद रखना। अब यहाँ पर पहले क्या लिखा है वो नहीं देखना है, पहले हुआ क्या है देखना है। तो प्लेयर ऑलरेडी हैड गॉन, प्लेयर पहले ही जा चुके थे। मतलब जो पहले होता है वो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट पास्ट टेंस। जो बाद में होता है ना, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आता, हमेशा आता। तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ये वाला है, हैड गॉन। उसके बाद में दूसरा है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस। यहाँ पे क्लॉज के बारे में पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पर एक क्लॉज लिखा है, द पेशेंट वॉज श्योर दैट ही वुड रिकवर। तो ये क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, मतलब ये कौन से टाइप का क्लॉज है वो बताना है आपको। तो आप गौर से अगर इसको समझने की करेंगे ना, तो ये दैट ही वुड रिकवर काय के बारे में बता रहा है, ये श्योर के बारे में बता रहा है। ये श्योर, पेशेंट वॉज श्योर, क्या श्योर है, दैट ही विल रिकवर। तो ये पूरा क्लॉज है ना, तो ये जो श्योर के बारे में बता रहा है, और ये जो है ना तो नाउन है। ये क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने को वाले को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये जो है ना तो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ये वाला है। क्लॉज पे क्वेश्चन कंपलसरी पूछता, क्लॉज थोड़ा डिफिकल्ट जाता समझने के लिए। अब मैं यहाँ शॉर्ट में मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो इसको बहुत लंबा लेक्चर होगा। तो मैं जो ज़रूरी टॉपिक है ना वो बहुत जल्दी ही रिकॉर्ड करके डालूंगा इसमें, इंपॉर्टेंट ग्राम के, जहाँ पर आपको बहुत आसानी से नंबर बनेंगे। उसमें क्लॉज का भी है, क्लॉज भी रिकॉर्ड करके डालूंगा, समझाऊंगा कि क्लॉज के टाइप कैसे कैसे होते हैं। तो अभी फिल वक्त ना, इसका आंसर ये वाला है बच्चों। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा यहाँ पर, चूज करेक्ट स्पेल वर्ड। तो यहाँ पे स्पेलिंग पूछा है, तो यहाँ पर सैटेलाइट की स्पेलिंग देखो, सैटेलाइट हमेशा पूछते रहता है, तो सैटेलाइट याद रखिए आप। इसकी स्पेलिंग है ना, ये वाली है करेक्ट, ये वाली जैसे भी याद रखो। मैं कुछ अल्फाज आपको यही गिना देता अभी कि कौन से बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं, जो आपको स्पेलिंग याद रखने की उसकी। एक ये प्रिविलेज हो गया, सैटेलाइट हो गया, मिससेलेनियस हो गया। उसके बाद में आपका जो बहुत सारे अल्फाज ऐसे है कि जहाँ पर ना SOIN या SION आता, तो यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन है ना, अल्फाज है ना, बार बार घूमते रहते हैं। अभी जितने रिकॉल हुए उतने बताया, उसके अलावा कुछ आएंगे तो बताते रहूंगा आपको, ठीक है। तो याद रखो। उसके बाद में चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन गिवन लाइन। यहाँ पर ना आपको जो लाइन दी गई है उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है पहचानना है, ऐसा सवाल पूछा। और लाइन जो दी गई है वो क्या पूछा, एग्जैक्ट ओ श्योर एंड रिंग ओ बेल। यहाँ पर एग्जैक्ट और ओ शोर मतलब समंदर किनारे को होता है, और रिंग और बेल तो जो चर्च में बेल बजती है ना उसके बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर है ना, अगर आप जो चीज़ आपको सुन नहीं सकती, मतलब सुन नहीं सकती, बेजान चीज़ है, उससे आप डायरेक्ट बातें करते रहते हैं। या फिर कोई बेजान चीज़, मतलब कोई चीज़ है जो हमारे सामने नहीं, हम उसको डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ। तो इसका आंसर क्या है, एपोस्ट्रोफ है।
यहाँ पर वो समंदर किनारे से वो जो रिंग बजने वाली बेल से बात करने लगा, कौन? एक इंसान है जो बात करने लगा उससे, तो वो थोड़ी सुनने वाली है। तो जब भी एपोस्ट्रोफ में क्या होता है, जो जिस मतलब जो बेजान चीजें हैं, मतलब नॉन लिविंग बीइंग है, उससे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमें सुन रहा है वैसा, तो ऐसे में इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं ना, जैसे कि एक एग्जांपल के देता हूँ ना, एक आदि कुछ लकी नंबर रहा तो आप बोलते हैं जो भी लक कर रहे हैं, जैसे 7, और 7 नंबर, यू आर माई लकी नंबर, तो आप 7 नंबर से बात कर रहे हैं, तो मतलब वो सुनेगा नहीं, आपको मालूम है। पर ऐसे सिचुएशन जो होती है ना, जिससे हम लोग बेजान चीज़ों से डायरेक्टली बात करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो हमें सुन रही है ऐसा, तो ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच होता है एपोस्ट्रोफ, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। उसके बाद में मैंने आपको मेटाफोर और सिमिली के बारे में बताया। सिमिली में हमेशा याद रखना, लाइक लाइक और एज, ये दो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है तो बीच में किया जाता है। मतलब सिमिली में क्या होता है, एक चीज़ दूसरे से कंपेयर की जाती है कि वो उसकी तरह है, और ये दो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक और एज का। ठीक है, तो ये सिमिली का इससे पहले मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया आपको, वो देख लेना एक बार। उसके बाद में मेटाफर के बारे में कुछ बता, थोड़ा सिमिली और मेटाफर के बारे में बता ही देता। देखो बच्चों, यहाँ पर ना दो चीज़ों की कंपेयर होती है, एक ए है और एक बी है। तो पहला सिमिली देखते हैं, सिमिली में क्या रहता, सिमिली में क्या बताया जाता है कि एक है ना वो बी की तरह है, बताया था, क्या बताया था, बी की तरह है, तरह है, खुद भी नहीं है, बी की तरह है। और कंपेयर करने के लिए एज और लाइक, ये दो अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि ए बी की तरह है, और इनका अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो समझ लेना सिमिली है। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में मेटाफर में ये बताया जाता है कि जो ए है ना वो ए नहीं बी है, डायरेक्टली बी, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ए डायरेक्टली बी है, ऐसा बताया जाता। और इसको पहचानने के लिए हमें यहाँ पर जो अल्फाज यूज किए जाते हैं वो रहता है, यहाँ पर एक तो रहेगा वॉज, इज, आर और वेर, तो ये रहेंगे अल्फाज जिसके जरिए कंपेयर करके बताया जाएगा कि ए नहीं डायरेक्ट बी ही है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, बट यहाँ पे फर्क रहता। तो ये दोनों तरीके हैं पहचानने के, थोड़ा ध्यान दो इस पर। उसके बाद में सिनोनिम्स पूछ रहा हूँ, कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, जंग लगना, फाइट करना, तो ये उसका सिनोनिम्स हो गया। ये क्यूरल नहीं आता, वो उसी तरह का है। और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी उसी तरह का आता। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि दो लोगों में वाद हो सकता है, वाद, तकरार। फाइट मतलब डायरेक्ट फाइट लड़ना, यहाँ पर कॉम्बैट और फाइट मतलब डायरेक्ट लड़ लेना, मार लेना एक दूसरे को। ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट कुछ अलग रहता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता, लड़ना जरूरी नहीं रहता, पर दोनों कोई किसी इशू पे दोनों के थॉट मिलते नहीं, या फिर दोनों की सोच मिलती नहीं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर होता, किसी काम को लेकर हो सकता, किसी सोच को लेकर हो सकता, किसी आइडिया को लेकर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहता, दो लोगों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते, या फिर अलग अलग सोच आती, तो उसको बोलते कॉन्फ्लिक्ट। और कॉम्बैट और फाइट मतलब डायरेक्ट लड़ लेना इनको, तो इसलिए ये सही इसका आंसर है, इसमें वो सब गलत है बाकी। नेक्स्ट, चूज करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको असर्टिव सेंटेंस कौन सा है पहचानना है। यहाँ पर ये सेंटेंस है ना आपको दिया है एक, उसका असर्टिव करना है। और ये जो दिया गया है ये इंट्रोगेटिव दिया है, जो सेंटेंस दिया है ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव। जब भी आपको मतलब कन्वर्जन करने के लिए बोलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा, एक सेंटेंस को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, तब एक चीज याद रखना, दो चीजें कभी नहीं चेंज करने का। देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बोला है ना, पहले एक सेंटेंस दिया और उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है दूसरे सेंटेंस में, या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ सेंटेंस में, या दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, पहले तो इसका टेंस बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, इसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज याद रखिए, इसका मीनिंग भी बदलना नहीं चाहिए, जो क्या वो मीनिंग बदल रहना चाहिए उसका। ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोलेगा, या सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करने की बात करेगा, तब ये बहुत अच्छे से याद रखना, उसका टेंस और उसका मीनिंग दोनों बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सवाल या जुमला दिया है आपको, ये वाला, और कहा गया कि हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो। कोई बर्गलर है वो कैसे विंडो ओपन कर सकता है, इसका ये मतलब है कि वो ओपन नहीं कर सकता। तो आप इसको असर्टिव में करेंगे तो आपको कैसा करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, तो जो भी आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, क्या कोई बर्गलर है वो विंडो ओपन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वही है, इसका आपको दिख रहा होगा, तो इस पर जोर दिया जा रहा है कि कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता, विंडो को कोई भी ओपन नहीं कर सकता, तो ये जोर दिया गया है, इसका ये मतलब है कि नहीं ओपन कर सकता। तो यहाँ पे आपको इसका टेंस वगैरह चेंज नहीं करना है, ये क्या लिखा है मतलब आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट फ्यूचर तो नहीं आएगा उसमें ना। तो यहाँ पर ये कुड आ ही नहीं सकता, कुड आ ही नहीं सकता, सिर्फ क्या आएगा, हाँ ये
जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, तो कांट आ सकता है ना। अब यहाँ नेगेटिव नहीं किया तो ये भी वैसे की वैसे चला गया, अब ये भी हो सकता। तो अब हमको दोनों को देखना है। द बर्गलर कैन नॉट ओपन द विंडो, तो इसका सही आंसर ये वाला है ना। द विंडो, ये पैसिव हो गया, तो यहाँ पे पैसिव करने के लिए नहीं बोला है हमको उसने, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस बोला है, पैसिव करने के लिए नहीं बोला है, तो इसलिए क्या आंसर सही है, ये वाला। अगर पैसिव करने के लिए बोलता तो ये भी सही हो सकता है, पर ना हाल ही में अभी के लिए ये सही है सिर्फ। अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच करना है हमको इसका, ये सेंटेंस का क्या लिखा गया है कि ही सेड व्हाई हैव यू कॉल्ड हेयर एंड डिस्टर्ब मी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहा है उसको, ये सवाल पूछा। तो हमको उसको इनडायरेक्ट करना है, तो इनडायरेक्ट करना है, पहले ये सवालिया जुमला है, ये आपको पता है। तो सवालिया जुमला में क्या होता है कि इसका आस्क हो जाता है, आस्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा भी हो, डब्ल्यूएच वर्ड का हो कि एस और नो टाइप हो, दोनों केस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर कंजक्शन ये जैसा क्या वैसा रहेगा ये वाला। तो दो चीजें हमको, तीन चीजें हम देखते रहते डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, कंजक्शन क्या होगा, और जो सेंटेंस दिया इसका टेंस क्या होगा। ये तीन चीजें चेक करते हैं, जिससे आंसर क्लियर आ जाता, 100% करेक्ट एक्यूरेट आंसर आता। तो यहाँ पे ही सेड आया, तो यहाँ पे आस्क आना चाहिए, तो यहाँ पे आस्क है, यहाँ पे आस्क है, यहाँ पे भी आस्क है, यहाँ पे भी आस्क है, तो ये सब जगह आस्क है। अब कंजक्शन क्या आना चाहिए, ये खुद ही अल्फाज आएगा वाई, तो यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई है, दैट है इसलिए गया। अब हमको टेंस चेक करना है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ टेंस चेक करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमको ना उसको नॉर्मल सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनते हैं, मतलब ये सवालिया जुमला है तो इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर यू हैव कॉल्ड, और वो टेंस हो जाएगा परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसको नॉर्मल सेंटेंस करना पड़ता, असर्टिव सेंटेंस करना पड़ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो जुमला है तो ये हैव यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद में होगा यू हैव कॉल्ड। तो अब हम लोग टेंस चेक करते हैं ना, तो क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, तो वहाँ पर हैव का हैड कॉल्ड हो जाएगा, जहाँ हैड कॉल्ड है वो सही रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हैज कॉल्ड है तो इसलिए चला गया, यहाँ पर हैड कॉल्ड है पर ये सवालिया जुमला आ गया इसलिए रुकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ही हैड कॉल्ड है, मतलब यहाँ पे भी हैड कॉल्ड है और यहाँ पे भी हैड कॉल्ड है, फिर सही क्या है। तो देखो इसको ना सवालिया जुमला को नॉर्मल जुमला बनाना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस देखेंगे ना, तो इसने क्या किया, सवालिया जुमला जैसा क्या वैसा रखा, इसलिए गलत हो गया। इसको यहाँ डाल के नॉर्मल बनाना पड़ता, असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता, जो कि ये वाले सेंटेंस में किया गया है। अब इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या ये है। मैं आपको कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे एक सवाल कंपलसरी आता, बच्चों याद रखना, यहाँ पर ना आपको तीन चीजें चेक करनी रहती है। देखो यहाँ पर ना एक लेता ए सेड है ना, ए सेड टू बी मान लेते हैं सभी, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या तीन चीजें, हर सेंटेंस के टाइप में तीन चीजें, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइप का क्या आता है वो आपको चेक करना है यहाँ पे, इसका क्या आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा वो देखना है यहाँ पे। तो बहुत जगह दैट लगता है और बहुत जगह अलग अलग लगते हैं, तो जो है वो अलग अलग टाइप के सेंटेंस में पहले तय करके रखना कौन सा है। तो वो तो मैं नोट शेयर कर दूंगा, उसमें सारे मार्किंग किए गए, या फिर लेक्चर ले लूंगा। उसके बाद में ये जो टेंस दिया है, तो ये टेंस है ना ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में रहता, तो इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता एज इट इज पास्ट। तो ये तीनों चीज़ें चेक करते हैं हम लोग, जिससे 100% आंसर आ जाता। किसी भी तरह के सेंटेंस पूछा तो ये 10 सेकंड में चेक हो जाते हैं और करेक्ट आंसर आता। तो ये क्या है तीनों, और ये कैसे करना है, ये मैं आपको शायद हुआ तो टेलीग्राम पे ना इसकी PDF शेयर करूंगा उसकी, या फिर हुआ तो लेक्चर लूंगा, देखता हूँ मैं कैसे है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोड़ा सिलेक्ट द करेक्ट नाइदर नॉर, आंसर द गिवन सेंटेंसेस। देखो नाइदर नॉर हुआ या नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दो चीजों में कंपेयर करने के लिए आता। नाइदर में दोनों को डिनाई किया जाता, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, और आइदर और में दोनों में से एक को एक्सेप्ट किया जाता है। तो कोई दो चीज रहती जो जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, या दो चीजें रहती जिसमें हमको देखना रहता। तो अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये वाले सेंटेंस में वो कौन सी दो चीजें हैं, आपको हर बार वो पहले ही तय करना पड़ेगा कि कौन सी दो चीजें हैं जिसके पहले नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। तो इसको देख लेगा, जैसे क्या विजय डिडंट पे अटेंशन, एक ही हो गया तो पेरेंट, और दूसरा डिडंट लर्न
मतलब पे नहीं करता यानी वर्क, और लर्न नहीं करता, तो ये दो चीज़ों पे यहाँ कंपेयर किया गया है। एक तो अटेंशन पे नहीं करता या फिर उनसे सीखता नहीं कुछ, तो ये दो चीज़ें जिसको कंपेयर किया गया है। तो आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो या नाइदर नॉर इनसे पहले ही लगाना है। अब ये सेंटेंस को गौर से देखेंगे ये वाला, तो देखो नाइदर लगना है ये पे के पहले, ठीक है, पे के पहले लगना है। नाइदर अपने आप में नेगेटिव है, नाइदर क्या है, अपने आप में नेगेटिव है ना, ये खुद ही में नेगेटिव है, तो इसके साथ में नोट की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसके साथ में नोट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये नोट यहाँ पर नोट की वजह से ये डिड आया था यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि नोट का वजूद ही हेल्पिंग वर्ब के साथ है। ये जो नोट अल्फाज लिखा हुआ था ना नोट, तो ये अकेला कभी नहीं आता, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हर हाल में आते हैं, इसका वजूद इसी के साथ है। तो यहाँ पर डिड नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डिड नॉट, तो ये नोट बनाने के लिए डिड को इस्तेमाल किया गया है, और ये डिड पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ये ना V2 हो जाता, मतलब सिंपल पास्ट टेंस रहता। इसमें से हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए डिड बाहर निकालते हैं ऐसा, और इसको V1 करते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया है, नोट बनाने के लिए, मतलब नेगेटिव करने के लिए। यहाँ पर ये पे है, तो ये पे क्या था, पहले पेड था, ये क्या था, पेड था पहले, पेड। इसमें से नेगेटिव, क्योंकि हमको नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और हम डिड लाते सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे डिड आया और ये V1 हो गया, मतलब पे हो गया, पे, ठीक है। तो अब जब हम नाइदर नॉर यूज करने वाले हैं, नाइदर का अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डिड की जरूरत ही नहीं है, डिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है। जब डिड की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, नॉट की जरूरत ही नहीं है, नाइदर अपने आप में नेगेटिव है, जब नाइदर की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, नाइदर अपने आप में नेगेटिव है ना, तो नॉट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। जब नॉट की जरूरत ही नहीं है तो डिड की भी जरूरत नहीं रहेगी वहां पे, क्योंकि डिड जो आया वो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आना इसलिए आया। तो मतलब नाइदर जैसे यूज होगा तो ये डिड का फॉर्म है ना, इसके अंदर चल जाएगा, तो ये पेड हो जाएगा वापस। मतलब आपको पेड के पहले नाइदर लगाना है, ये याद रखो यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइदर पेड, ये बराबर है, यहाँ नाइदर पेड ये भी ठीक है। नाइदर पे हो गया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि उसने V2 होना जरूरी, सॉरी यहाँ पर भी गलत है ना, पेड पहले ले लिया इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर नाइदर पे है, पेड चाहिए था इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पर भी पे है इसलिए ये गलत हो गया। मतलब हमको बाकी चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं बच्चों, हमारा आंसर पहले से आ गया, ये वाला पहले से आंसर आ गया, क्योंकि जो चीज़ें होनी थी वो यही समझ में आ गई, तो क्यों पढ़े हम बाकी का। और ये बहुत सिंपल तरीके से समझ में आता है, इसको बहुत रॉकेट साइंस नहीं है या फिर बहुत जानकारी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि चूज करेक्ट सो दैट का इस्तेमाल करना है करेक्ट, और स्टेटमेंट दिया है ये वाला, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर केदार टू पे हिड टू द टीचर। तो मतलब रिमूव टू यू सो दैट का एग्जाम्पल है, तो मैं आपको कुछ थोड़ा इधर समझा देता, फिर बाद में हम इसको करेंगे जो करना है। तो बच्चों जब भी आपको यहाँ पर एक सेंटेंस देगा जो भी है, उसमें यहाँ लिखा रहेगा सो, ठीक है, सॉरी, एक सेंटेंस दिया जाएगा पहला वाला, इसमें लिख रहेगा टू ये वाला, और फिर बाद में एक और सेंटेंस देगा जहाँ पे टू दे लिखा रहेगा, ऐसे दो ट्यूर, और ऐसा सेंटेंस रहेंगे दो एक। तो आपको क्या करेगा, इसको रिमूव करना है और इसकी जगह यूज सो दैट। तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में यहाँ पे सो यूज करना, इसकी जगह पे एज इट इज, और ये टू की जगह दैट यूज करना, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा है ना, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, इसमें कोई भी नोट का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ता कैन नॉट। अगर मान लो ये नेगेटिव है ना, अगर मान लो कि ये नेगेटिव है, इसमें नॉट का इस्तेमाल पहले से किया गया, तो दैट के बाद आपको सिर्फ कैन का इस्तेमाल करना है बस, ठीक है। और एक बात याद रखो, अगर मान लो कि यहाँ पर V2 का इस्तेमाल किया गया, V2, तो यहाँ पर कुड नॉट टेंस बदला, तो ये याद रखना, अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं रहा तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ कुड आएगा, ठीक है, ये फर्क पड़ जाता। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिमूव टू यूज सो दैट का एग्जाम्पल है ये, तो ये टू की जगह हमने क्या किया, सो यूज की, ये वाला सो यूज की इसकी जगह एज इट इज। उसके बाद में ये टू की जगह दैट यूज करना रहता, ये टू की जगह दैट इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही वॉज टू डिफिकल्ट फॉर केशव टू इट वॉज डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट दैट, तो यहाँ पर ये केशव से पहले लगा दिया इसने, मतलब दैट का इस्तेमाल यहाँ कर दिया, इसलिए गलत हो गया। हमको ये वाले की जगह पे करना है दैट का इस्तेमाल। तो यहाँ पर पहला देखिए, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर केदार दैट,
मतलब ये इसकी जगह दैट का इस्तेमाल सही किया यहाँ तक, और इसकी जगह सो सही किया यहाँ तक, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है ना बच्चों पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, तो उधर, और यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है वाज, तो उधर कुड नॉट आना चाहिए हर हाल में, है ना। ये पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव आएगा, और ये पास्ट टेंस हो गया ना इसलिए कुड आएगा वहाँ पे। तो अगला जो रहेगा उसमें हमको देखना है कि वो नेगेटिव चाहिए और कुड चाहिए वहाँ पे, यानी कुडंट चाहिए या कुड नॉट चाहिए। तो यहाँ पर कुड नॉट यूज किया इसने, ठीक है। यहाँ पे कांट यूज किया इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पर ये कुड यूज किया पर नेगेटिव नहीं किया इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका ये वाला, बहुत सिंपल तरीके से आंसर ये रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सिलेक्ट करेक्ट क्वेश्चन टैग पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन टैग पूछ रहा हूँ, और स्टेटमेंट क्या है, शो मी द वे टू पार्क। देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, सवाल या जुमला, सॉरी हुक्मिया जुमला बोलते हैं इसको, आज्ञार्थी वाक्य। जो भी हुक्मिया जुमले रहते हैं ना वो वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे सिट डाउन, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, टेक केयर, है ना, इसको बोलते हैं हुक्मिया जुमले या इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे शो मेन वर्ब से शुरू हुआ V1 से, ये V1 है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता, ठीक है, खाली रहता V1 से। V2 से भी नहीं होते, सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, V1 रहता हमेशा, V1 इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा विल्यू रहता, हमेशा ये रहता, चाहे ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वहाँ विल्यू रहता। अगर डोंट शो मी भी लिखे रहता यहाँ पे तो भी विल्यू रहता, डोंट शो मी ऐसा भी लिखा हुआ रहता तो भी विल्यू रहता। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का हर हाल में क्वेश्चन टैग विल्यू बनता, इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। पैसिव वॉइस करना है यहाँ पे, इसका ये वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है। वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग। तो बच्चों ये जो है ना कंटिन्यू टेंस, और कंटिन्यू टेंस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस करते हैं, इसका V3 बनाते हैं, हर हाल में V3 बनाते हैं। तो क्या होता है, इसका अटेंडेड हो जाता, अटेंडेड, और इससे पहले बिंग लग जाता, बिंग, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, मतलब हर हाल में ये चाहिए पहला। कंटिन्यू टेंस रहा तो ये दो चीज पहले चेक करना आपने, तो हो सकता है आपका आंसर ही निकल जाए। तो यहाँ पर अटेंडेड है और उसके पीछे बिंग लगा, ठीक है, अटेंडेड है बिंग लगा, ठीक है। यहाँ पर बिंग अटेंडिंग है, कंटिन्यू टेंस आ गया, ये गलत हो गया, और यहाँ पे बिंग अटेंडेड है, तो ये ठीक है, तीनों ही ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत पड़ रही है ना, तो यहाँ मीटिंग है और ये टेंस मीटिंग कंटिन्यू टेंस है, तो मीटिंग के साथ क्या आना चाहिए, द मीटिंग के साथ इज आना चाहिए। तो जहाँ भी इज रहेगा वो सही रहेगा। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में आर यूज करा, ये गलत हो गया। यहाँ पर जो इज है ये भी ठीक है, और यहाँ पर वेयर द मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय यू, तो ये भी इज है यहाँ पे, पर यहाँ पे इज है ना, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ इसकी बाजू आना चाहिए था। क्वेश्चन पैटर्न है ना, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन पैटर्न में एक चीज याद रखना, WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ये चीज याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये गलत होने की वजह क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ आना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन पैटर्न होता, इसलिए गलत हो गया, और ये वाला इसलिए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। क्विनाइन इज इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट मलेरिया, इसका आंसर अगेंस्ट रहेगा, प्रीपोजिशन का है। उसके बाद में चूज करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन गिवन सेंटेंस। हमको इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है बच्चों, ये वाले सेंटेंस का। ये सादा सेंटेंस है, क्या है, सादा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है वो बताता मैं आपको। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना मेन वर्ब और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आते, तो ये इसी को ऐसा कट करना पड़ता, मेन वर्ब के पास है। तो मेन वर्ब है वॉज, तो ये वॉज को कट करना पड़ता है और लास्ट में चिटकाना पड़ता उठा के। तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, तो क्या आएगा, मिस्टर सेन वॉज, सेन वॉज आना आखिरी में, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आना। तो क्या करते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी बनाने से पहले क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है उसको उठा के लास्ट में चिपका देते और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देते ऐसा, ठीक है। यहाँ तक होगा। उसके बाद में ये जो है ना, अगर एक ग्रेट है तो इसकी वजह लगता व्हाट अ, और क्या है, एजुकेशनिस्ट, जो मतलब ये बाकी जैसा क्या वैसा लगा दो बस। तो ये अ ग्रेट की जगह क्या लगेगा, व्हाट अ। तो मिस्टर सेन वॉज क्या है, यहाँ पे मिस्टर सेन वॉज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पर ये गलत हो गया, वॉज पहले आ गया।
अब यहाँ पर हाउ का इस्तेमाल करा, ये गलत हो गया, यहाँ पे व्हाट एन आ गया और यहाँ आ गया, तो एजुकेशन का ई क्या है, वहाँ पे वोवेल का प्रोनाउंसिएशन है इसलिए एन आना चाहिए, तो ये बात सही है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ये वाला। ये भी गलत हो गया, क्योंकि व्हाट एन एजुकेशनिस्ट, ये ग्रेट, ये ना इसके बदले व्हाट अ आता, ये पूरी तरह गायब हो जाता, तो यहाँ पर उसने क्या किया, व्हाट एन एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वाज, इसलिए इसका आंसर ये वाला परफेक्ट। बहुत सिंपल होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा सकता था पर लेक्चर लेके ही बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में जा रहा हूँ। इंटीग्रल का अपोजिट वर्ड क्या है पूछ रहा आपसे, है ना। इंटीग्रल का अपोजिट वर्ड क्या है, इंटीग्रल का माने होती जुड़ा हुआ, तो इंटीग्रल का अपोजिट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस, तो इसलिए आंसर क्या है इसका, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा हूँ चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, ये सवाल है। मिस्टर कुमार स्पोक इन डैश लो वॉइस, मतलब कोई मिस्टर कुमार है वो धीरे आवाज में बात करता है, इसका मतलब है कि सब पता है, मतलब वो लो वॉइस में बात करता है, ये पता है, पहले से नॉन है, डेफिनेट है, और ऐसे में फिर आर्टिकल द आता, डेफिनेट पता है ना, पहले से जानकारी है कि लो वॉइस में, यानी कि डेफिनेट चीज है, पता है, अननोन नहीं है, अननोन रहती तब ए और एन यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डेफिनेट है इसलिए द आर्टिकल लगेगा कंपल्सरी। अगला क्वेश्चन देखते, चूज करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गिवन सेंटेंस। कंपेरेटिव सेंटेंस, कंपेरेटिव डिग्री देखनी है बच्चों को, ये वाले कंपेरेटिव डिग्री किसकी, गिवन सेंटेंस ये है, द शताब्दी एक्सप्रेस इज द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन, इज द मोस्ट कंफर्टेबल, तो ये कौन था, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है, क्योंकि द ईएसटी यूज करा, सुपरलेटिव डिग्री है और उसमें छोटा ग्रुप है। सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप रहता है जो वन ऑफ से शुरू होता है, वन ऑफ। थोड़ा मैं आपको यहाँ समझा देता बड़ा ग्रुप छोटा ग्रुप के बारे में, एक सवाल कंपलसरी है, फटाफट बता देता। देखो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, तो इसमें डिग्री, इसमें छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप कैसा रहता, अगर द ई एक कोई नाम एडजेक्टिव देंगे और उसके आगे ईएसटी लगेगा और बाद में ईएसटी लगेगा, ऐसा द ईएसटी, तो इसको छोटा ग्रुप बोलते हैं, और बड़ा ग्रुप को बोलते हैं वन ऑफ द ईएसटी, वन ऑफ द ईएसटी। तो छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप ऐसा पहचानते हैं, किसका, सुपरलेटिव डिग्री का, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है, ऐसे इसको पहचानने का। छोटे ग्रुप के बाद आने वाला नाम हमेशा सिंगुलर रहता है, यहाँ जो भी नाम रहेगा ना वो सिंगुलर रहेगा, याद रखना इसको, और जो बड़े ग्रुप के बाद में जो आने वाला नाम है वो प्लूरल रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, प्लूरल नाम रहेगा, ऐसा लगा रहेगा उसको, प्लूरल नाम रहेगा, ये हमेशा याद रखना। अब कंपेरेटिव डिग्री का देखते हैं हम लोग, कंपेरेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप कैसे पहचानने का। तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या रहेगा, आपको पूछेगा यहाँ पर ऐसा डाटा ई आर आर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, है ना, ग्रेटर, है ना, हायर, लॉन्गर, तो ऐसा ये वाला सेलेंगा, यहाँ पे लिखांगा देन। छोटे ग्रुप में एनी ओदर रहेगा, एनी ओदर, और यहाँ पर जो नाम रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर नाम रहेगा। और बड़े ग्रुप में क्या रहेगा, द ई आर, यहाँ पे देन, मेनी ओदर रहेगा, मेनी ओदर, और यहाँ पे जो नाम आएगा, जो भी नाम रहेगा वो रहेगा प्लूरल। ऐसे इसको कंपेरेटिव के दोनों ग्रुप को पहचाना जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री के ग्रुप कैसे पहचानने का, तो ये सॉरी पॉजिटिव डिग्री के छोटा और बड़ा ग्रुप कैसे पहचानना। छोटा ग्रुप में रहेगा, यहाँ पे लिखा नो ओदर लिखा हुआ रहेगा, नो ओदर, और जो भी नाम आएगा वो सिंगुलर रहेगा, नो ओदर, और यहाँ पर जो वर्ब रहेगा ना, इज रहेगा या वाज रहेगा, सिंगुलर रहेगा जो भी रहेगा। और बड़े ग्रुप में क्या पूछेगा यहाँ पे आपको, वेरी फ्यू, जो नाम रहेगा यहाँ पे वो प्लूरल रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आर लगे रहेगा, ठीक है। ये छोटे बड़े ग्रुप से पहचान होती है। तो आपको अगर वो छोटा ग्रुप पूछेगा तो आपको कन्वर्जन छोटे ग्रुप में ही करना है, मतलब छोटा ग्रुप को पकड़े रखना है। बड़ा ग्रुप का पूछेगा तो बड़े ग्रुप में ही कन्वर्जन करना है, इसको इधर उधर नहीं जाने का। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा हो कि कंपेरेटिव डिग्री बताना है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल दिया। आपको क्या पूछ रहा, कंपेरेटिव डिग्री बनाओ, और एग्जाम्पल दिया सुपरलेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव का छोटा ग्रुप दिया उसने, है ना, द ईएसटी, है ना, द ईएसटी ना, द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन, तो ये नाम हमेशा सिंगल आता है ना।
छोटे ग्रुप में नाम हमेशा सिंगुलर आता है, इसलिए ट्रेन है वहाँ पे। तो अब हमको कंपेरेटिव डिग्री में क्या आएगा, एनी ओदर आएगा और नाम सिंगल आना चाहिए आगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा हो, यहाँ पर मोस्ट कंफर्टेबल देन मोस्ट ओदर आ गया, गलत। यहाँ पर मोर कंफर्टेबल देन मेनी ओदर आ गया, ये गलत। हमको एनी ओदर चाहिए, तो एनी ओदर के बाद में जो नाम आता सिंगुलर छोटे ग्रुप में वो सिंगुलर आता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर देन एनी ओदर है और ये सिंगुलर नाम है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ये वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते। चूज करेक्ट। यूज टू पिछले जमाने का या फिर माजी का जो हैबिचुअल एक्शन रहता, हमारा जो आदतें रहती, पुराने जमाने की जो आदतें रहती ना, उसके लिए यूज किया जाता, और वुड भी उसके लिए यूज किया जाता। पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता दोनों। तो यूज टू बोल रहा तो मतलब हमको इसकी जगह पे यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ऋषिकेश वुड यूज करा और यूज दोनों यूज करा, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर यूज टू ठीक है, बराबर यूज करा। यहाँ पर वुड जैसा का वैसा है और यूज टू भी किया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे विल भी और ये वैसे ही गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या है इसका, ये वाला यूज टू। सेकंड 10 सेकंड बहुत ज़्यादा इसके आंसर करने के लिए, तो बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। नो सुनर सेंटेंस आपको पूछ रहा है कि आपको यूज चूज करना है नो सुनर वाला सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। चूज करेक्ट नो सुनर सेंटेंस गिवन बिलो। तो ये जो सेंटेंस दिया है इसमें आपको नो सुनर का इस्तेमाल करना है। नो सुनर के साथ हमेशा देन लगता। बच्चों नो सुनर, जब भी नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसके बाद का जो भी सेंटेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये इसके बदले एज सुन एज के बदले नो सुनर का इस्तेमाल करेंगे। तो नो सुनर के बाद में जो भी सेंटेंस आता ना, वो वर्बल क्वेश्चन रहता। क्या रहता, वर्बल क्वेश्चन रहता। उसके बाद वर्बल क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब ये है कि नो सुनर के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब जो गिवन सेंटेंस है उसका जो टेंस है उसके हिसाब से लेना पड़ता। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है पुट। अब हमको यह करना है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, नो सुनर लिखेंगे और इसको वर्बल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी जगह हम क्या करेंगे, नो सुनर यूज करेंगे और ये सेंटेंस को क्या करेंगे, वर्बल क्वेश्चन बनेंगे। अब वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं, तो फिर हमको ये पुट में से हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। पर उससे पहले पता करना पड़ेगा कि ये पुट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, क्योंकि पुट यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो पुट के ना तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं। जैसे पुट V1, ये V1 है, V2 और V3 और V4 और V5। तो यहाँ पर पुट का पहला फॉर्म बोल रहा हूँ, P1 क्या है, पुटिश है। दूसरा भी पुटिश है, तीसरा भी वही है, चौथा पुटिंग हो जाएगा और पांचवा रहेगा पुट्स। ये फॉर्म है। तो यहाँ पे कैसे समझे कि कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, श्रीनाथ पुट। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता ना बच्चों, तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, यहाँ पे पुट्स आता लिखा हुआ, पुट्स। इसका ये मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है, क्योंकि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो पुट्स आता है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि पुट यूज करा, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिड लाना पड़ेगा, निकाल के डिड लाना पड़ेगा और ये पुट के पुट ही रहेगा जैसे क्या वैसा। तो इसका मतलब है आपको नो सुनर के बाद में, ये नो सुनर के बाद में वर्बल क्वेश्चन बनाना है, तो आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहाँ डिड है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे डू आया, ये गया, यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन यूज ही नहीं किया इसलिए गया। यहाँ पर डू है, ये गया, डिड यहाँ पे अकेला है इसलिए आंसर ये। बाकी चीजें चेक भी नहीं करनी है हमको, कुछ भी चेक नहीं करनी है, बाकी कुछ ही नहीं करना है, ये आंसर 100% करेक्ट। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते। चूज करेक्ट अनलेस सेंटेंस। देखो अनलेस के सेंटेंस और इफ के सेंटेंस है ना, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया कि कैसे सॉल्व करने के, थोड़ा और बताता। पहले अनलेस का मतलब समझ लेते। अनलेस का मतलब होता है कि इफ नॉट, मतलब अनलेस में पहले से ही नॉट रहता है, इसका मतलब होता है इफ नॉट। इफ और नॉट को मिला के तैयार होता है अनलेस। तो मतलब अनलेस के अंदर पहले से नॉट मौजूद होता है, ठीक है। तो अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आता, एक बात हमेशा याद रखना। जो सेंटेंस में अनलेस यूज किया गया है उसके बाद अनलेस वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं रहता। तो यहाँ पर गिवन सेंटेंस क्या पढ़ते हैं पहले ना, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम इफ ही डज नॉट अपोलोजाइज टू मी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं वो माफ़ी नहीं मारेगा तो मैं उसको माफ़ भी नहीं करूँगा। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे माफ़ भी नहीं करूँगा। तो हमको अनलेस का इस्तेमाल करना है, अनलेस का इफ और नॉट के बदलेगा। तो अनलेस के अंदर क्या था, इफ नॉट पहले से मौजूद है तो इसकी जगह रहेगा और ये नॉट की जगह। तो बच्चों जब ये नॉट इस्तेमाल नहीं करना रहेगा तो डज वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही लाया गया था, तो डज का भी कोई काम नहीं रहेगा वहाँ पे। यहाँ पर ये डज नॉट है ना,
तो डज का इस्तेमाल नोट की वजह से आया। तो मैंने आपको पहले कहा कि नोट कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, तो हम डू डज वगैरह निकाल के लाते। तो ये नाइदर के अंदर नोट है, तो नोट की जरूरत नहीं, तो ये डू की भी कोई जरूरत नहीं है, डू की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये डज वाला है ना, ये डज वाला इसके अंदर जाएगा और ये यहाँ पर ईएस लगेगा, ऐसा तैयार हो जाएगा। ही अपोलोजाइज, ही अपोलोजाइजेस हो जाएगा उसका मतलब। तो मतलब हमको देखना है कि अनलेस के साथ में देखो यहाँ पर अनलेस ही अपोलोजाइज, ये सही है। अनलेस ही, ये पास्ट टेंस कर दिया इसलिए गलत हो गया ना, यहाँ पे डज है ना इस्तेमाल, यहाँ पे डज है, इसकी पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता, V5 लेना ही पड़ेगा हमेशा हर हाल में, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ही, ये भी सही है, और ये अनलेस के साथ में नोट यूज करा इसने, ये गलत हो गया। मतलब एक ये वाला सही है दिख रहा, और ये वाला मतलब पहला वाला और तीसरा वाला, ये दोनों देखना पड़ेगा हमको कि क्या गलत है इसमें। तो पहले वाले सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइजेस टू मी, इसमें कोई गलती नहीं है। बट ये वाले सेंटेंस में इसमें क्या किया उसने, ये नोट को खा लिया, यहाँ पे नोट आना चाहिए था इसमें, इसलिए गलत हो गया। नोट हमको अनलेस वाले सेंटेंस में नहीं लिखना है, उसके पहले वाले सेंटेंस में या बाद में वाले सेंटेंस से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, तो इसने यहाँ पर ना नोट नहीं लिखा, इसलिए गलत हो गया, इसलिए 1 नंबर का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का WH क्वेश्चन बनाना है आपको। अंडरलाइन जो वर्ड दिया है यहाँ पर ये वाला, इसका WH क्वेश्चन बनाना है, मतलब आंसर ये आना उसका, क्वेश्चन बनाइए। और मैंने पहले के लेक्चर में भी कहा है कि जब भी आप WH क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो याद रखना उसका टेंस कभी नहीं चेंज करना। इसका जो गिवन सेंटेंस का जो टेंस रहना वो कभी चेंज नहीं होता, पहला। और दूसरा जो WH वर्ड अल्फाज आप यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी है, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए 100%, तभी वो क्वेश्चन पैटर्न बनता। ये 2 चीजें याद रखो तो भी हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ गिवन सेंटेंस क्या है कि वी हैव रिसीव, मतलब ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यूर लेटर, तो ये यूर लेटर आंसर आना चाहिए हमारा वहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा, व्हाट से शुरू होगा, व्हाट हैव रिसीव दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर चेक करते पहला व्हाट वी हैव रिसीव दिस मॉर्निंग, देखो ये इसमें कोई गलती नहीं लग रही मुझे, ये सही दिख रहा, व्हाट वी हैव रिसीव दिस मॉर्निंग। नहीं, व्यू पहले नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया इसलिए गलत हो गया। व्हाट हैव वी रिसीव, इसने परफेक्ट टेंस नहीं बनाया, ये परफेक्ट टेंस है ना यहाँ पे रिसीव, तो इसको परफेक्ट टेंस नहीं बनाया इसलिए गलत हो गया। व्हाट वी यूज कर लिया इसने, ये भी गया, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, पहला वाला ही आ गया। कभी कभी क्या करने का, क्रॉस चेक करते आने का, मालूम है कि ये परफेक्ट है फिर भी कौन सा क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है देखने का, ताकि कंफर्मेशन हो जाए इसका कि ये वाला क्यों सही है। चूज करेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, मैंने पहले कहा नॉट ओनली और बट आल्सो में ना आपको 2 पॉइंट देखना पड़ते हैं कि कौन से 2 पॉइंट एक्सेप्ट किए गए हैं, या फिर नाइदर नॉर में भी वही हाल है। तो ये वाला सेंटेंस देखेंगे ना तो क्या है, आई वॉश माई हैंड एंड ईट माई डिनर, मतलब वॉश किया और खाया, मतलब 2 वर्ब के बीच में कंपेरिजन है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉट ओनली मतलब डायरेक्ट इससे पहले लगना पड़ेगा, ये वॉश के पहले और इट के पहले नॉट ओनली बट आल्सो लगना चाहिए, मतलब ये वॉश के पहले नॉट ओनली लगेगा और ये इट के पहले बट आल्सो लगना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट में दिया इसने इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ पे आई नॉट ओनली वॉश, ये भाई ये सही है, यहाँ पर आई वॉश लिख कर पहले नहीं यूज किया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर ये भी सही है, आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो इट माई डिनर। तो पहला वाला और चौथा वाला सही दिख रहा, अब दोनों में देखना पड़ेगा कि का गलत, सॉरी ये वाला और ये वाला दोनों सही इस्तेमाल किया, गलती का की देखना पड़ेगा। आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो एट माई डिनर, टू नहीं आना, हाँ टू नहीं आना चाहिए था वहाँ पे। नॉट ओनली बट ऑल्सो का ही मतलब है कि ये भी किया और वो भी किया, और उस टू का मतलब भी क्या है, वो भी है शुद्धा, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो मतलब है वो टू का भी वही मतलब है। तो इस वजह से दो दो एक ही चीज को बताने के लिए दो दो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए गलत हो गया, और इसलिए इसका आंसर ये वाला सही है। दो दो इंडिकेटर नहीं चाहिए ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो मतलब है टू का वही मतलब है, तो फिर दोनों की यूज करना, एक ही यूज करना पड़ेगा ना, इसलिए वो गलत हो गया। वर्बल क्वेश्चन बनाना है,
वर्बल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ लगा देते हैं सामने, पर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये V2 है, तो V2 में से क्या आएगा निकल के, डिड आएगा, और ये V2 था तो ये V1 हो जाएगा, गिव हो जाएगा। तो डिड गिव देखना पड़ेगा हमको, डिड ही गिव, तो यहाँ पे डिड लिखा, अपन गिव नहीं करा, सॉरी गिव नहीं करा इसलिए ये गया, डज करा इसलिए ये गया, डिड ही गिव ये सही है, डिड ही गिव ही आना चाहिए था तो इसलिए गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, डिड ही गिव। वेरी सिंपल। चूज करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना है यहाँ पर, है ना। द थ्यूज हैड ब्रोकन, मतलब टेंस कौन सा है बच्चों, तो परफेक्ट, पास परफेक्ट है, सिर्फ इसके अंदर में हमको बिन लगाना है, बस कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आ जाएगा बिन, और ये द बैक डोर सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा बस। तो हैड बिन ब्रोकन देखो का है, तो यहाँ पर हैड बिन ब्रोकन नहीं गया, हैड बिन ब्रोकन है सही है, हैड बिन ब्रोकन है सही है, यहाँ पर हैज बिन ब्रोकन है गया, तो यहाँ पर दोनों में क्या गलती है फिर, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय थ्यूज, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय देम, अच्छा देम यूज कर दिया, तो यहाँ पर थ्यूज ही लिखना पड़ेगा ना, क्यों चेंज करने का, देम क्यों लेने का, सॉरी थ्यूज ही लेने का ना, देम क्यों, ये गलत हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमको देम लेना पड़ता वहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करने का, यहाँ पे जैसे कि वैसी चीजें रखने की, थ्यूज है तो थ्यूज रख देना, देम क्यों करने का उसको, इसलिए ये आंसर है उसका। 23 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे देखते हैं, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, मिस्टर केदार बिकम एन एसपी ऑफ एन आएगा, एसपी एब्रीविएशन ना, एस 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 ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एस तो ए का साउंड आता पहले, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पे, तो ये वाला आंसर है इसका। डिग्री पहचानना है बच्चों, डिग्री का फिर से क्वेश्चन पूछा, मतलब करेक्ट डिग्री पहचानना है कौन सा है, तो 4 सेंटेंस दिए, देखते कौन सा करेक्ट है इसमें। पहला पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट, अब वन ऑफ द मोस्ट मतलब बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे प्लूरल नाम आना चाहिए, टीचर्स तो है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट मतलब बड़ा ग्रुप, प्लूरल नाम है, इसमें कोई गलती नहीं है, अभी तक तो दिखी नहीं, देखते। मिस्टर गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, प्लूरल नाम आना चाहिए, बड़ा ग्रुप है, और यहाँ सिंगल यूज किया इसलिए गलत हो गया। मिस्टर गणेश इज द मोस्ट पॉपुलर टीचर, तो छोटा ग्रुप, वन ऑफ वाला बड़ा और द ईएसटी वाला छोटा, तो यहाँ द ईएसटी ना, द ईएसटी तो छोटा है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाम आना चाहिए था, तो यहाँ प्लूरल यूज किया उसने, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद में मिस्टर गणेश इज मोर पॉपुलर टीचर, देन आना चाहिए ना, मोर ई आर, कंपेरेटिव डिग्री आना चाहिए था, तो देन आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर पहला वाला ही सही है, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ में ना जो भी मार्किंग की मैंने, जो भी लिखा, मैं इसको ना पीडीएफ सेव करके आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता, और संडे को मैं कुछ बातें आपको शेयर करने वाला हूँ, कुछ नोट संडे को डालूंगा, टाइम नहीं मिल रहा मुझे क्योंकि वो सब देख कर डालना पड़ेगा, थोड़ा बिजी हूँ, तो संडे के दिन डालता हूँ मैं आपको टेलीग्राम पे, आप देखिए। अभी तो ये पीडीएफ सेव करता हूँ मैं और इसको एज इट इज शेयर कर देता हूँ वहाँ पे, सिर्फ इतना इंग्लिश का जो भी मैंने मार्किंग की, अगर आपके काम में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, तो वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्लासेस में ज्वाइन नहीं है, उनको खास तौर पे शेयर कीजिए, और अच्छे से लेक्चर देखिए। मैं डेली इंग्लिश के रिकॉर्ड करूँगा, पेपर फर्स्ट सेकंड के दोनों को करूँगा, और थोड़े दिन के बाद में ना आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, तो शेयर कीजिए वीडियो के लिए, मिलते जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।